देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे दो ए और बी है, इनके जुड़ने से एक बन रहा है ना, दो के जुड़ने से एक बन रहा है तो कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। दो है या तीन है, उसके जुड़ने से कितना बनता है? एक। मतलब देखो, ए और बी दो रिएक्टेंट है, इसके मिलने से ए बी बन रहा है, तो इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकॉम्पोजिशन। तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसका अपोजिट होता है डीकॉम्पोजिशन। जैसे देखो, बी और सी एक रिएक्टेंट है, ये टूट रहा है तो बी और सी में बदल जा रहा है। BC एक रिएक्टेंट है जो कि टूट रहा है तो बी और सी में बदल जा रहा है। तो एक के टूटने से दो बन रहा है ना, तो एक बड़ा था उसके टूटने से दो छोटे बन रहे हैं, तो इसको कहेंगे डीकॉम्पोजिशन। इसमें क्या था? दो छोटे थे उससे एक बड़ा बन रहा है। तो डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है? एक के टूटने से दो बनता है। जैसे यहां देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, इस सिंबल का मतलब होता है हिट करना। कैल्शियम कार्बोनेट को हिट कर रहे हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब डीकॉम्पोजिशन बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल, जैसे मान लो KClO3 है, इसको आप हीट कर रहे हो तो हीट करने की वजह से अगर टूटेगा तो इसको कहेंगे थर्मल डीकॉम्पोजिशन। सुनो गौर से, हीट करने की वजह से अगर टूटेगा तो कहेंगे थर्मल डीकॉम्पोजिशन, और प्रोसेस को क्या कहेंगे? थर्मोलाइसिस बोलेंगे। समझ में आया? अगर कोई कंपाउंड हीट करने की वजह से टूटेगा तो कहेंगे थर्मल डीकॉम्पोजिशन, प्रोसेस को क्या कहेंगे? थर्मोलाइसिस। तो यहां देखो, एक है ये टूट के दो बना रहा है ना, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन क्यों क्यों टूट रहा है? हीट की वजह से, तो कहेंगे इसको थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अगला क्या है बेटा? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल रहे हैं, तो एक के टूटने से दो बन रहा है, यानी डीकॉम्पोजिशन। ये तो बात पक्की है, लेकिन कैसे टूट रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। मैंने इसी लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से टूट रहा है, तो इस प्रोसेस को इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। हीट से तोड़ोगे तो प्रोसेस को थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला देखो, अगला डिकम्पोजिशन क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। अगर सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो गया, टूट गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे देखो, AgCl है, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन बना रहा है, तो इसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, और प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। बात समझ में आई? तो हीट से टूटेगा तो थर्मो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, सनलाइट से फोटो डिकम्पोजिशन। इसके प्रोसेस को थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी वाले को इलेक्ट्रोलाइसिस और सनलाइट वाले को फोटोलाइसिस। ठीक, ये दो क्लियर हो गया। आगे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक जो सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस की जगह ले लेता है। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा है AB, ठीक, प्लस C। अब इसके मिलने से क्या बन रहा है? A प्लस BC। ठीक, अब देखो यहां पे AB और C है, एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है, और प्रोडक्ट ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा Mg प्लस CuSO4, क्या बनाया ये? MgSO4 प्लस Cu। तो अब Cu क्या था? सल्फेट के साथ था। अब इस मैग्नीशियम ने इसको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। तो वही तो हो रहा है कि देखो, ये B किसके साथ था? A के साथ था। अब C ने क्या किया? इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां देखो, यहां समझो कि मैग्नीशियम अकेले था, अब उसने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो, जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं पॉसिबल है,
ये अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो एक रिएक्टेंट कहो या एक सब्सटेंस कहो दूसरे सब्सटेंस को हटा के उसकी जगह ले लेता है। अगला देखो बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही काम दो बार होता है, यही काम दो बार होता है। जैसे मान लो AgNO3 है, AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन तुम करा रहे हो NaCl से, ठीक। हमारा जब रिएक्शन होगा क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। अब देखो, पहले Ag और NO3 एक साथ थे, अब कौन साथ हो गए, Na और NO3। एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले NaCl साथ थे, अब कौन साथ है, Ag और Cl साथ है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट दो बार होता है, जैसे यहां समझो, यहां से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहां पे, जैसे मान लो मैंने लिखा AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC, होगा क्या, जो A है वो D की जगह ले लेगा, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो B है वो C की जगह ले लेगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब देखो, जैसे यहां पे Ag है, ठीक, और NaNO3 है, तो यहां क्या हो रहा है, इनके प्लेस का आपस में अदला बदली हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, कितनी बार, दो बार, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला है हमारा ऑक्सीडेशन। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, और डेशन जो है वो एडिशन से बना है। तो जहां पे, याद रखो, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है यानी एडिशन होता है, या हाइड्रोजन निकलता है, या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, या तो ये तीनों हो जाए या तीनों में से एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। और इसका उल्टा रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना। अगला क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये है, अब देखो यहां पे ऑक्सीजन कितना है, दो है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पे ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। देखो ये हाइड्रोजन अकेले है, अब यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आई, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2। तो देखो भी इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है। अब ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है, बनाएगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आई। तो ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है बेटा। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, देखो शुरू होती है पोटेशियम से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। जो सबसे ऊपर होता है, तो सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और जो सबसे नीचे होता है वो कौन है, गोल्ड है, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी घटेगी, क्या होगी, रिएक्टिविटी घटेगी। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी घटती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इन रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, ठीक है।
बात समझ में आई कि ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी घटेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पोटेशियम और सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, या ये पूछते कि सोडियम और कैल्शियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, या ये पूछे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऊपर कौन है, तो कैल्शियम है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद रिएक्टिव कौन है, ये है। अगर आपसे पूछ दे कि आयरन में और मैग्नीशियम में कौन रिएक्टिव है, तो बोलेंगे मैग्नीशियम ही, क्योंकि ये ऊपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी कम होगी। यही रीजन है कि देखो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। अब जैसे मान लो गोल्ड है, ठीक, आपने गोल्ड का एक ज्वेलरी लिया, ठीक, सिल्वर का लिया ज्वेलरी और आयरन का लिया, तो सबसे पहले जंग कौन पकड़ेगा, आयरन। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, एयर से और वाटर से फौरन रिएक्शन कर लेगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर उतनी आसानी से नहीं करेगा। देखो आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। गोल्ड क्या है, कम है। जो इससे नीचे है इससे कम है, जो इससे ऊपर है इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, मेटल को प्लेस करते हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर, उसके बाद जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी मेटल की घटती जाएगी। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। क्या है, के, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, तो उससे हमने क्या लिखा है, काशीनाथ का मालिक आलू ज्यादा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, आप जब पढ़ते जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत क्या है, काशीनाथ का मालिक आलू ज्यादा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ये ट्रिक है इसको याद करने का। अब अगर इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्या लिखा है मैंने, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कि क्या आपने इससे समझा, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। अब डाउन द ग्रुप आओगे तो मेटल की रिएक्टिविटी घटेगी। जैसे मान लो जिंक है और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन हो, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, देखो जिंक ऊपर है कि कॉपर है, तो कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है। तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहां कर भी रहा है, देखो जिंक कॉपर की जगह पे आ गया और जिंक सल्फेट बन गया। लेकिन अगर रिएक्शन कॉपर और जिंक सल्फेट में होगा तो अब ये कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है, तो ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ है, और क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो कर दिया रिप्लेस, बना लिया एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर। लेकिन अगर यही उलट जाए कि एल्युमिनियम सल्फेट और कॉपर में रिएक्शन हो, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह देखो लेड, कहां है लेड, पीबी देखो यहां पे है, और कॉपर सल्फेट, तो दोनों में ऊपर कौन है, तो लेड है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये क्या करेगा, नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, तो कर दिया इसने। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, Cu अब Pb को नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर नीचे है और लेड क्या है, ऊपर है। ठीक, इसीलिए कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर था इसलिए रिप्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर नीचे था। एल्युमिनियम ऊपर था, कॉपर नीचे था इसलिए डिस्प्लेस कर दिया। अब इसमें कॉपर नीचे है इसीलिए डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसमें भी क्या है, कॉपर नीचे इसीलिए लेड को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो आपको अब ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन होगा तो किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो याद क्या रखोगे, जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। तो ये था बेटा आपके रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है, चलो। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब इस टॉपिक को समझने से पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो एक लाइन दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
और जो रिडक्शन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात समझ में आई? जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात दिमाग में रखो तो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो ए एक एलिमेंट है, इसके साथ ऑक्सीजन है, दूसरा एलिमेंट बी है, तो यहाँ ए के साथ कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इससे निकल रहा है, जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक, यहां देखो बी अकेले था लेकिन यहां इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो रिडक्शन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो रेड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आएगी नहीं? बहुत आसान है। जो ऑक्सीडेशन करवाएगा रेड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां देखो, और यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना, तो जो रिडक्शन करवाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो क्या हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहां देखो PbO है, लेड ऑक्साइड है, तो इसमें पहले ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल के इधर जा रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब कार्बन अकेले है लेकिन अब देखो ऑक्सीजन आ गया, यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो रिडक्शन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ में आई? ये आगे काम आएगा इसलिए बता दिया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन को समझने से पहले एक बात समझ लो कि कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस क्या है। रस्टिंग सिर्फ आयरन का होता है, कोरोजन समझ लो किसी मेटल का है। अब क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर अटैक्ड और इटेन बाय। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेटल पे अटैक होता है। किसका अटैक होता है? एयर का होता है। और किसका होता है? मॉइस्चर का होता है। इससे क्या होता है? मेटल खराब होने लगता है, कोरोड होने लगता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल के ऊपर अटैक होता है एयर का और मॉइस्चर का, उस प्रोसेस को कहते हैं हम कोरोजन। ठीक, और यही आयरन के केस में बात करेंगे तो उसको कहेंगे रस्टिंग। ठीक, अब कोरोजन ऑफ आयरन को क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे। प्रिवेंशन क्या है इसका? पेंटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है। अगर किसी के ऊपर हम जिंक की लेयरिंग कर देते हैं, किसी मेटल के ऊपर जिंक की लेयरिंग कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला क्या है बेटा? एग्जाम्पल देखो, आयरन है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करके बनाएंगे तो उसको रस्ट कहेंगे। अब देखो सिल्वर की ज्वेलरी होती है, कुछ दिन के बाद काली पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि वो सल्फर से रिएक्शन कर लेती है और Ag सिल्वर सल्फाइड बनाएगी, और वो सिल्वर सल्फाइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। तो इसीलिए लोग अपने ज्वेलरी को कुछ दिन के बाद क्या कराते हैं? पेंट कराते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब समझो खाना खराब हो जाना। तो वेन एवर फूड हैविंग फैट लेफ्ट फॉर, अगर कोई ऐसा फूड है जिसमें फैट है, ऑयल है, उसको आपने लंबे समय तक छोड़ दिया तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसमें स्मेल क्या आने लगती है? खराब आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक कैसे करेंगे? इसका बचाव क्या है? एयर टाइट कंटेनर का उपयोग करिए जिसमें हवा ना जाए। ठीक, आप चिप्स वगैरह लेते हो तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, हवा भरी रहती है, वो क्या करता है? चिप्स के क्रिस्पीपन को, उसको ताजा बनाए रखता है। तो ये सब क्या है? प्रिवेंशन है। किसके? रेंसिडिटी के। और कोरोजन की क्या है? प्रिवेंशन। पेंटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो रिडक्शन करवाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन करवाता है। तो ये था क्या बेटा? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बात समझ में आए? चलो, थैंक यू।